अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। पाकिस्तान की सियासत में आजकल सबके ज़मीर जाग रहे हैं और यकीन जानिए ये टाइम पीरियड हमेशा इलेक्शन के करीब आता है। जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं तो फसले बटेरे अपनी अपनी वफादारियां तब्दील करते हुए नजर आते हैं, यानी कि कहानी वही रहती है, किरदार तब्दील हो जाते हैं। पहले वफादारियां कहीं और होती हैं, लेकिन फिर बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ख़ुद को दूध का धुला जाहिर करते हैं और ये बात कहते हुए नजर आते हैं, मैं तो बिल्कुल मासूम था, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था ये सब कुछ क्या हो रहा था। पहले आपने इक़्तिदार के मज़े लूटे और उसके बाद आपको ये मालूम ही नहीं था कि वहाँ हो क्या रहा था। तो बड़े अदब से कहना चाहूँगी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें या चाहे टीवी प्रोग्राम्स कर लें, ना तो लोग अब आपकी बात को अकीदत के तौर पे मानते हुए नज़र आएंगे और ना ही बात अब बिरयानी की प्लेट पर रुकती है और ना ही होंडा 125 पे ख़त्म होती हुई नज़र आती है। ऐसा ही कुछ आज फ़रख हबीब साहब ने भी किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और बड़े इत्मीनान के साथ काफ़ी इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आए और ये भी कहते हुए नजर आए कि माई लॉर्ड, मैं तो बेकसूर हूँ, मेरे से तो कोई गलती हुई ही नहीं, मैं तो किसी चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं था, बल्कि इतना भोला था कि जब आंख खुली तो मालूम पड़ा कि इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। फ़रख हबीब साहब ने बातें तो बहुत अच्छी की और साथ में ये भी बता दिया कि मैंने किस तरह से अपनी पार्टी को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। फ़रख हबीब साहब का मजीद ये भी कहना था कि मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए पर अमल कर रही थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उनका नज़रिया कायद आज़म का नज़रिया नहीं, बल्कि वहाँ तो उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी और फ़राह गोगी जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो फ़रख हबीब साहब, आपका ज़मीर पहले क्यों ना जागा? आखिर इस ज़मीर ने जागने में इतना वक्त क्यों लिया? और ऐसा आखिर क्या हो जाता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बल्कि यूं कह दिया जाए कि हाथ जोड़ के ये बात कहनी पड़ती है कि माय लॉर्ड, मेरा तो कसूर ही कोई नहीं था, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। तो ये तमाम तर बातें हमेशा इक़्तिदार गुजरने के बाद क्यों उनको ख्याल आता है कि ये बातें पहले गलत साबित हुई हैं? जब आप इक़्तिदार में थे आपको इस बात का पहले से इल्म नहीं था कि क्या क्या साजिशें की जा रही हैं? उस वक्त खामोश रहना, इक़्तिदार को एंजॉय करना और उसके बाद ये तमाम बातें लोगों के सामने लेकर आना, तो क्या लोग इन बातों को मान लेंगे या नहीं मानेंगे? अपने स्टूडियोज़ में मौजूद हमारे साथ आज लाहौर स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं आज़म चौधरी साहब, मज़हर बरलास साहब। अपने पैनल से पूछूंगी और उनसे जानेंगे कि क्या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने के बाद अवाम बातों पर यकीन कर लेगी या नहीं कर लेगी। मज़हर साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, आप लंदन यात्रा से फाइनली वापस आ गए हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सीज़न जो है वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका हुआ है। हम हर दूसरे दिन एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए देखते हैं। आप क्या समझते हैं इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से? क्या इलेक्शन करीब आ रहा है तो इसलिए सियासी वफादारियां तब्दील की जा रही हैं या मुहर्रिकात कुछ और भी कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान में अगर सियासी तारीख़ का हम जायज़ा लें तो गुज़श्ता 40 बरस का अगर जायज़ा मैं पेश करूँ, टाइम मुझे थोड़ा सा दे दीजिएगा। तो कभी इलेक्शन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, कभी इलेक्शन के बाद होती हैं। इसकी इब्तदा हमें 1985 के इलेक्शन के बाद मिलती है, जो गैर जमाती बुनियादों पर हुए और फिर कहा गया, एक मुस्लिम लीग बनाई गई कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। जब वो मुस्लिम लीग बन गई, उसके मुकाबले में एक आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप रहा जिसमें उस वक़्त बड़े बड़े नाम थे, जावेद हाशमी थे, एम हमज़ा थे, शेख रशीद अहमद थे, इसी तरह हाजी सैफुल्ला, डॉक्टर शफीक चौधरी, डॉक्टर शेर अफगन, सईदा आबदा हुसैन, फ़खर इमाम, ये सब लोग उस डॉक्टर तारक चौधरी, ये आज़ाद उसमें थे ग्रुप में। अब जब ये पार्टी बनाई गई, इलेक्शन के बाद बनी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के बाद हुई। अब फिर जब 1988 का इलेक्शन आया तो फिर पता है आपको, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ लोग छोड़ के इधर गए, कुछ उधर आए, IGI बनी। फिर आपको वो भी याद होगा कि जब मियां मंजूर अहमद भट्टू वज़ीर आला बने तो रातों रात सारी की सारी मुस्लिम लीग किसी की झोली में जा गिरी। और फिर आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग हम ख्याल ग्रुप बना, मुस्लिम लीग नून में से ही। अच्छा, वो जो जनेजो लीग बची थी, जनेजो से नून लीग बन गई। जो जनेजो लीग बनी उसमें से फिर जना लीग निकाली भट्टू साहब ने, और जनेजो लीग जो थी वो चट्टा साहब के पास चली गई। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मुस्लिम लीग नून में से हम ख्याल जन्म लेते हैं। हम ख्याल जो है वो फिर मुस्लिम लीग काफ बन जाती है
और 2002 का इलेक्शन मुस्लिम लीग काफ जीत जाती है, फिर 2008 में वो हार जाती है, और फिर 2013 से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जाती हैं। मुस्लिम लीग काफ के बंदे शामिल होते हैं मुस्लिम लीग नून में जी। 2013 में फ़ायज़ा 145 टिकट काफ लीग के लोगों को दिए मुस्लिम लीग नून ने, यानी इतने लोग शामिल हुए थे। फिर जनाब 2018 का इलेक्शन आता है। 2018 से पहले धड़ाधड़ लोग पीटीआई में शामिल होते हैं और इलेक्शन हो जाता है, तो जो बाकी कसर रह जाती है वो आज़ाद जीतने वाले फिर शामिल हो जाते हैं। सही। सो पाकिस्तान में ये ज़मीरों का जागना, ज़मीरों का सोना और ज़मीरों का ऐन वक्त पे जाग जाना, ये एक लंबा खेल है, लंबे अरसे से चल रहा है। मगर ये पहली दफ़ा हो रहा है कि लोगों को गायब किया जाता है, यानी हुकूमत वक्त करती है। तो आज एक ग्वादर से एक बंदा लाहौर आया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो मेरा ख्याल है अभी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस से और हूँ। अब वो जो 2018 में पीटीआई की तरफ रुख था, अब वो जो नई पार्टियां बनाई हैं, यानी केपी के लोगों को कहा जाता है कि परवेज़ खटक की पार्टी में जाओ, जो पंजाब के लोग हैं उन्हें इस्तेहकाम पार्टी या नून लीग की तरफ धकेला जाता है, तो वो जिसको जो सौदा वारा खाता है उस तरफ चला जाता है। तो मेरा ख्याल है फर्क हबीब को भी जो सौदा वारा खाया चलेगा। एक बात सिर्फ ये बात आपकी दुरुस्त है, यहाँ पे हमारी अदालतों को, हमारे अदारों को सोचना चाहिए कि जिस बंदे पे बहुत से मुकदमात बने होते हैं, ठीक है, वो जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो साफ कैसे हो जाते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है ना, ये नहीं समझ आ रही। ठीक है आज़म चौधरी साहब, क्लीन चिट का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है और कुछ फ़र्क हबीब साहब ने भी एक, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो बड़े गैर रस्मी अंदाज उन्होंने कहा हो सकता है और भी बाकी हमारे पार्टी के लोग हैं जो आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ब्लैक हॉर्सेस की भी उन्होंने निशानदेही कर दी, फिर उन्होंने बता दिया कि भाई हम तो सारा, मैं तो बल्कि ट्विटर पर फ्रंट पर आकर डिफेंड करता रहा हूँ और बहुत सी चीज़ों को डिफेंड किया, लेकिन जब मैंने बाद में चीज़ों को देखा तो पता चला कि वो तो खुद भी उन तमाम तर चीज़ों में मुलव्वस थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, एकदम ज़मीर भी जाग गया, गवादर से सीधा आए तो आते साथ ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ही आए, क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फ़ायज़ा जी। पहली बात तो यह है कि वो ग्वादर से बराह रास्त नहीं आए, उनकी बाजियाबी की एक पिटीशन दायर है हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा। और वो काफ़ी दिन पहले ये पिटीशन उनकी फैमिली की तरफ से दायर की गई थी कि उन्हें नामालूम अफराद ने वहाँ से अगवा किया है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं किया इस बात का। वो फिर जाहिर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं किया, अभी हाई कोर्ट की पिटीशन जो है वो क्लोज नहीं हुई, वहाँ पे कोई ना कोई उसका जवाब पेश किया जाएगा कि वो कहाँ से आए, कैसे आए, वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की घर करो तो तां नहीं अगले दस दे कि मैं नसदा नसदा घर आ गया फलाने बंदे से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हैं, फ्लोर क्रैसिंग जो करते हैं, बरलाल साहब ने बड़ी डिटेल से चीज़ें हमें बताई। देखें ये इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? इलेक्शन लड़ते हैं कौमी और अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये पार्लियामेंट में जाते हैं और यही वादा करते हैं, यही कसम खाते हैं। जब इनके अपनी पार्टियों के अंदर इनके जो लीडर्स हैं, जब वो गलत कर रहे होते हैं, उस वक़्त ये पार्टी के अंदर उनके सामने खड़े होकर गलत को गलत नहीं कह सकते, ठीक को ठीक नहीं कह सकते, तो किस बुनियाद पर ये इलेक्शन में जाते हैं? जब ये जीत जाते हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर अगर गलत काम इनकी पार्टी कर रही है या इनके लीडर्स कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ये रजिस्ट नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि इनको कोई हक हासिल नहीं है कि ये इलेक्शन लड़े और अवाम के जो मैंडेट है उसका मजाक उड़ाए जी। और एक चीज़ मैं बड़ी देर से, ये बार बार मैं ये चीज़ दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप देखिएगा सियासत का जो एक तरीकाकार है वो तब्दील हो गया है और होने जा रहा है। अब यहाँ पे लोटाइज़म को फ़रोग नहीं मिलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को फ़रोग मिलेगा। ये लोटाइज़म है, बेसिकली लोटाइज़म की एक एडवांस शेप कह लें। जब आप फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, पार्टियां तब्दील करते हैं, आपने ज़िमनी इंतखाब देखे थे पंजाब के अंदर? बिल्कुल देखे, रिजल्ट्स भी वहाँ पे जितने लोटों को टिकट दिए गए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून एक पॉपुलर पार्टी यहाँ समझी जाती थी और है भी, और उसके तमाम लोग कितने बुरे तरीके से हारे थे, उसकी वजह ये थी वो लोटे थे सारे, वो फ्लोर क्रॉसिंग करके आए थे। अब ये जो फ्लोर क्रॉसिंग करके कोई इस्तेकाम पाकिस्तान में जा रहा है, कोई पार्लियामानी ग्रुप पीटीआई का उसमें जा रहा है, कोई दूसरी पार्टियों में जा रहा है, आप क्या समझती हैं कि इनको पजीराई मिलेगी कल वो इलेक्शन में? लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, जब वो इलेक्शन में जाएंगे
असल में अवाम इनको बताएगी कि ये कहाँ पे खड़े हैं और इन्होंने कितना हक अदा किया। जिस तरह के पॉइंट्स वो हाईलाइट कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि आप किस तरह से मुल्की स्टेक को दाव पे लगाने जा रहे थे और अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब वो पार्टी के अंदर जब गलत हो रहा था उनकी पार्टी में, उस वक्त क्यों नहीं हाईलाइट किया उन्होंने? हर रोज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ये लोग। उस्मान डार भी नजर आते थे, फरूख हबीब भी नजर आते थे। आज तो वो कह रहे हैं मुझे प्लानिंग का पता ही नहीं था। जब कौन सी प्लानिंग का नहीं पता, वो हम कुछ तो मास्टरमाइंड से जिनके साथ प्लानिंग हुई है। देखते थे मीडिया के ऊपर जितनी फुटेजेस है वो उठा के देखें, आखिरी दिन तक वो आपको ज़मान पार्क में नजर आते हैं, वो आपको चेयरमैन पीटीआई के इर्द गिर्द जो एक हल्का अहबाब था, क्लोज सर्कल था, वो उसमें नजर आते हैं। भाई आपका फर्ज बनता था जब गलत होने जा रहा है आप उस वक्त वहां पर रजिस्ट करें, आप निशानदेही करें कि आप लोगों के जज्बात को गलत तरीके से उभार रहे हैं और उनको डी ट्रैक कर रहे हैं। आपने उस वक्त अपना किरदार क्यों नहीं अदा किया? फिर आप पार्लियामान के अंदर इतनी देर रहे हैं, आप बताएं आपने पार्लियामान के अंदर इतनी देर 3.5 साल रह के आपने क्या किया इस मुल्क और कौम के लिए? आज आप फिर नए प्रोटोकॉल के लिए नई पार्टी का सहारा ले रहे हैं। भाई ये वाली सियासत, इसका ट्रेंड आप देखिएगा आने वाले इंतखाबात में आपको तब्दील होता हुआ नजर आएगा। सही। मजहर बरलास साहब, हमने देखा था पहले तो ये जेस्चर बताया जा रहा था कि किसकी कबूलियत और मकबूलियत वाला सीन होगा। एक तरफ पे स्लोगन था मकबूलियत से ज़्यादा कबूलियत को फ़रोग मिलता है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप क्या समझते हैं IPP जो है वो कहाँ स्टैंड करती हुई आपको नज़र आती है? पंजाब में टफ टाइम दे सकती है? कोई ग्रीन सिग्नल मिल चुका हुआ है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को? अब इस सवाल में 3 सवाल जो हैं छुपे हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन तीनों के जवाब दे पाऊँ। पहली बात तो आज़म चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इलेक्शन में ये नज़र नहीं आएंगी बहुत सी चीज़ें। मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले ही नज़र आ रही हैं। देखिए, इससे पहले जब भी पार्टी कोई बनाई जाती थी वो पार्टी रातों रात मकबूल बना दी जाती थी, रातों रात उसमें लोग धड़ाधड़ शामिल हो जाते थे। अच्छा। उसके जलसे कामयाब होना शुरू हो जाते थे। तो ये जो नई पार्टियां बनी हैं 2, इनका तो कोई जलसा नहीं हुआ, अभी कोई जुलूस नहीं हुआ। आज उन्होंने कहा है ना, वर्कर आ गए इनके पास, मैं तो ग्राउंड की सियासत करता रहा हूं। और जहां तक आपने एक मखसूस शख्स का इशारा किया कि उसके आने से पता नहीं, मेरा ख्याल है कि वो को इतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं है जिन्होंने आज इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। को स्टैंड किया उन्होंने। वो जूनियर अजीब नहीं, ISF को देखिए, एक बने बनाए प्लेटफॉर्म पे आप किसी को भी बना दें। ट्रेन बनाना काम होता है, बनी बनाई ट्रेन पे एक सिस्टम है, वो चल रहा है ऑटो पे। माफ, उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पार्टी की मेन लीडरशिप है वो तो नजर ही नहीं आए, ना तरीन साहब नजर आए हैं, ना वहाँ पे अलीम खान साहब ऑन चॉइस साहब के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Exactly. तो इससे अंदाजा कर ले उनके कद का, सियासी कद। तो वही लेवल है वो। वैसे भी डूबते को तिनके का सहारा। वो ये नहीं, देखिए वो फैसलाबाद से लास्ट टाइम जीते बिकॉज ऑफ PTI, जो मानने वाली बात है। वो अपनी हैसियत में नहीं जीत सकते। अपनी हैसियत में राजा रियाज उनसे ज्यादा वोट ले जाता है, अपनी हैसियत में राना सनाउल्लाह उनसे ज्यादा वोट ले जाता है, अपनी हैसियत में आबद शेर अली उनसे ज्यादा वोट ले जाता है जाती हैसियत में। तो इनकी जाती हैसियत वहाँ तो नहीं फिर है। आप ये मान रहे हैं ना कि अब अगर इलेक्शंस होते हैं जनवरी में अपने टाइम पर हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन फैसलाबाद के हल्के से फरक हबीब के बामुकाबला आबिद शेर अली अगर आते हैं तो वो जीत जाएंगे? मैं उनके जीतने की बात नहीं कर रहा। नहीं, अभी आपने कहा तो है। मैं बताता हूँ, मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ। मैं बताता हूँ, वो इलेक्शन नहीं जीत जाएंगे, फरक हबीब से जीत जाएंगे, इलेक्शन कोई और जीत जाएगा। अच्छा, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, हमाद अजहर साहब भी अभी तक सामने नहीं आए। मुराद सईद साहब के हवाले से बात की जाए तो उनके हवाले से भी कहा गया है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि गुज़िश्ता रात जहां पनाह लेने की कोशिश की थी वहां पे भी एक छापा डाला गया है। तो आज़म साहब, कितनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ सकती हैं इस तरह की? चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त कितना टफ टाइम है और वो इलेक्शन में आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे? देखिए फायजा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 9 मई। अब 9 मई के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, उनकी गिरफ्तारियाँ हो, उनको मुकदमात का सामना करना पड़े, समझ आती है। जो लोग गैर कानूनी किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है जी, और वो सियासत कर रहे हैं सीधी सीधी, मेरा ख्याल है कि उनको रास्ता ना देना ये ज़्यादती है। क्योंकि अगर आप दूसरी पार्टियाँ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं, मुतालबात कर रही हैं, और बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि उनको एक बड़ा खुला मैदान दिया गया है
ये लाहौर में जो मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से तैयारियां हैं, 2 दिन पहले हमने वहाँ पे देखा कि मुस्लिम लीग नून का वहाँ पे जलसे के लिए स्टेज तैयार किया जाना है। वहाँ पे कंटेनर्स जा रहे थे और उसके अंदर स्टेट मशीनरी सारी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ वहाँ पे गई है इंतजामात को ठीक करवाने के लिए। ऑलरेडी लोग ही उनके बैठे हुए हैं। देखिए, अगर एक पार्टी के लिए और उसके तमाम जितने जलसे हैं उसकी तकारीर है लीडरशिप की, वो सरकारी टीवी के ऊपर नशर की जाती है। अगर एक पार्टी को आप इतना मार्जिन दे रहे हैं तो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका फिर जो मुतालबा है वो जायज़ है, उनको भी आपको थोड़ा नहीं, वो आप कसूर वाली बात क्यों नहीं बताते कि कसूर में किस तरह जमातें इकट्ठी हुई और उनका क्या ऐलान है? हाँ, आज का एक वाकया, आज कसूर के अंदर पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर तमाम पार्टियां, पीटीआई समेत मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम पार्टियों का मुश्तरका एक इजलास हुआ। अच्छा, उसके अंदर 2 नुकाती एजेंडा था। एक पहला नुकता था फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा है उसके खिलाफ एक इजहार यकजहती। दूसरा उनका नुकता था कि कसूर के ज़िला लेवल पे कि इंतज़ामिया की जानिब से एक सिर्फ पार्टी को वहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, बाकी तमाम पार्टियां उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है और उन्होंने एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया। लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहाँ है फिर? ये एक रवैये है इस वक्त। देखें, अगर आपने इंतखाबात में जाना है और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान जिन इस वक्त मसाइल में घिरा हुआ है उसे बाहर निकालना है, आपको तमाम पार्टियों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बराबरी की सतह पर इजाज़त देनी पड़ेगी। मज़हर बिल्लाह साहब, इससे पहले जब भी कभी इलेक्शन का माहौल बनता है तो हम देखते हैं कि सारी पार्टीज़ एक्टिव होती हैं, लोग अपने वर्कर्स के साथ कन्वेंशंस भी कर रहे होते हैं, जलसे भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जनवरी में इलेक्शन है, ऑलरेडी हम मिड ऑफ अक्टूबर में आ चुके हुए हैं, टाइम बहुत कम रह चुका हुआ है, जो लीडरशिप कुछ है वो भागी हुई है, कुछ गिरफ्तार है, इमरान खान को रिप्लेस कौन कर सकता है? ना कोई बेटी है ना कोई बेटा है जो फ्रंट पे आएगा, उनके पास तो मरियम नवाज भी हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह कसूर में एक इजलास हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के इजलास और अजला में होंगे। अच्छा, हर ज़िले से ये आवाज़ उठेगी कि जनाब सब पार्टियों के साथ इक्वली सलूक किया जाए। फिर वो सूबों में बात आएगी। अच्छा, और फिर बड़े शहरों में सेमिनार होंगे, फिर इसमें वकला, सहाफ़ी और लोग शामिल हो जाएंगे, सिविल सोसाइटी शामिल हो जाएगी कि सबको एक जैसा माहौल दिया जाए। अब ये जो आपने बात की कि जी उनकी क़यादत, देखिए जो उनके वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब को इजाज़त दे दी है चेयरमैन पीटीआई ने कि वो पार्टी में लोगों को शामिल करें। अच्छा, और वो शमूलियत का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने उनको अंदाज़ा था मुश्किलात का, इसीलिए उन्होंने वकला की तरफ देखना शुरू कर दिया था। तो मेरा ख्याल है उनकी पार्टी में वकला जो है वो ज़्यादा सामने आएंगे। अच्छा, और ज़्यादा इलेक्शन वकला लड़ेंगे। और अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद फ्रंट पे नहीं आते हैं तो पार्टी का फेस कौन होगा? मेरा ख्याल है कि वो पसे पर्दा रहे या सामने आए, पार्टी का फेस वही होंगे। ठीक, उन्हीं को वोट मिलेगा, वो खा पसे दीवारें जिंदा हों या जलसा आम में तकरीर कर रहे हैं। तो उसकी एग्जांपल्स मौजूद है। आप आज भी पीपल्स पार्टी देखें, वो जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे इलेक्शन लड़ती है। आप मुस्लिम लीग देखें, मुस्लिम लीग देखें, आजम साहब देखें, वहाँ पे मोरूसियत चली आ रही है, यहाँ पे तो मोरूसियत तो है ही नहीं। आप देखें ना 2018 के अंदर मियां नवाज शरीफ नहीं थे इलेक्शन में, तो मुस्लिम लीग नून आज भी मियां नवाज शरीफ के नाम पे चल रही है और इलेक्शन भी 2018 का मियां नवाज शरीफ के नाम पे लड़ा था। ये बात नहीं है वो इमरान खान उसमें हो या ना हो, लेकिन वो जो एक उसकी पॉलिटिकल वैल्यू है उनकी, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। उसमें ज़ैद बकर कोई भी उसको लीड करे, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक जो सियासी हैसियत है वो तो रहेगी। ठीक, जो आपने बात की ना कि जी जलसे, देखिए जब इलेक्शन का माहौल बन जाएगा तो जलसों की इजाजत देना पड़ेगी इंतजामिया को। ठीक है, कोर्ट्स भी कब तक लटका सकेंगी? यानी एक जलसे की इजाजत लाहौर में मांगी गई, ठीक है जी, जज साहब छुट्टी पे चले गए, वो मुलतवी हो गई दरखास्त, लेकिन ये सिलसिला कब तक रहेगा? मेरा नहीं ख्याल के ज्यादा अरसा रह सकता। ठीक है, अगर हम इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड इसी तरह से हो सकती है कि तमाम पार्टीज को ये बराबर का राइट हासिल है कि वो आए, अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स भी खुद होल्ड करें और इसी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मुमकिन भी है। आवाम के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। कैसे मुमकिन हुई है ये जानते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिलाखिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की काविशें रंग ले आईं। और वो काविश क्या थी कि जहाँ पे एक तरफ अगर बात करते हैं सियासी बिगाड़ पैदा हो चुका हुआ था, तो मईशत के हवाले से कोई अच्छा खासा स्टेप नहीं लिया जा रहा था। अगर वो 16 माह की कारकर्दगी हो या फिर निगरान सेटअप हो, हर किसी के हाथ से ये बात बाहर निकलती हुई नज़र आ रही थी और एक अवाम मुंतज़िर नज़र आ रही थी कि हमारा मसीहा कौन होगा, हमारे हक के हवाले से बात कौन करेगा। और जिस तरह से चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा था, ख्वाह वो खाने पीने की अशिया हो, ख्वाह वो पेट्रोल हो, डॉलर हो, हर चीज़ बेलगाम हो चुकी हुई थी। हर बंदा ये सोचने पर मजबूर हो चुका था कि आखिर हुकूमत है या नहीं है। जिनका काम है हमारी सरहदों की हिफाजत करना, बिलाखिर उन्होंने अवाम की हिफाजत के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया। ताजिर कम्यूनिटी से मुलाकात की, उनकी रिजर्वेशंस को दूर किया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना और यकीन दहानी करवाई कि आइंदा आने वाले दिनों में उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। और बिलाखिर ये तमाम तर चीज़ें अपना एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने लेकर आई। डॉलर की कीमतों के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया गया और जिस तरह से गैर मुल्की करेंसी को स्टोर किया जा रहा था, उस क्रैकडाउन में हमने देखा कि डॉलर की कीमत किस तरह नीचे आना शुरू हुई और रुपए की कदर कीमत में इजाफा हुआ। इसी तरह से पेट्रोल के अगर हवाले से बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में अच्छा खासा जो एक इजाफा हुआ था उसमें कमी देखने को नज़र आ रही है। और पेट्रोल की चीज़ों में कमी का मतलब है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, बाकी चीज़ों की कीमतों में भी कमी वाक़ई होगी। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है। इसके अलावा नवाज शरीफ अगर वापस आ रहे हैं 21 तारीख को, तो उनका स्टेटस क्या होगा? क्या उन्हें प्रोटेक्शन बेल मिल सकती है? जबकि शुएब शाहीन साहब का ये कहना है कि वो अपना ये स्टेटस खो चुके हैं, फर्द जुर्म आयद है, वो अपने पास ये राइट नहीं रखते कि उन्हें प्रोटेक्शन बेल मिले। अगर इस्लामाबाद उतरते हैं तो डायरेक्ट कानून का सामना करना पड़ता है, लाहौर आते हैं तो उनके क्या मामलात होते हैं। कपड़े हमने सिलवा लिए हैं। नवाज शरीफ के तस्वीरों वाली शर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन, बच्चे, मर्द सब ज़ेबतन करेंगे और अपने लीडर को लेने के लिए जाएंगे। आज़म चौधरी साहब, पहले मेरे ख्याल से कुछ बात करते हैं अपने मुल्क की एक गुड न्यूज़ के हवाले से कि इतने दिनों बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है कि जहां पर हालात ख़राब हो चुके थे, आवाम यही सोचने पे मजबूर थी, वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म हो, वो कोई भी पार्टी हो, हमारी बात कौन करेगा, हमें कौन सुनेगा या हमारे मसाइल को कौन हाईलाइट करेगा। वो काम जो सियासतदानों का था, अफसोस से कहना पड़ता है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया और उसको बड़े अहसन तरीके से अंजाम दिया। अफसोस क्यों है आपको? मुझे अफसोस इसलिए कि जिनको हम अगर वोट कौम के लिए फायदा हो रहा है तो इसमें अफसोस की क्या बात है? जनाब, जिनको वोट दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? साहिबा, ये अलमिया है। हम कहते हैं कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। हम ये दावा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है ये ऐसी जमहूरियत है पाकिस्तान में जिसके सम्राट अशराफिया के, जब अशराफिया से नीचे आने शुरू होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। अवाम तक कभी उस जमहूरियत के सम्राट नहीं पहुंचते। जमहूरियत का तो बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि उसके सम्राट ग्रास रूट लेवल तक एक आम आदमी तक पहुंचे। लेकिन हमारे मुल्क की जमहूरियत जो है उसका फंडा ही मुख्तलिफ है। मुशर्रफ का दौर देखें, लोग अयूब खान का दौर याद करते हैं जो हमसे सीनियर हैं, उसका मुशर्रफ का दौर हमने देखा। पाकिस्तान के अंदर हमने मुआशी सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज में पनपते हुए यहाँ पे देखी। उसके बाद आ जाते हैं 3 सो कॉल्ड हमारे जमहूरी दौर, और जो आखिरी हमने ये 16 माह का दौर देखा, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को दोबारा कभी ऐसा दौर देखना पड़े। ये एक बदतरीन दौर था इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए डिज़ास्टर था। उसके बाद देखें फिर आर्मी ने जब आगे स्टेप फॉरवर्ड किया, और आर्मी चीफ का ये विजन था कि मुल्क में स्मगलिंग को रोकना, डॉलर की जो मनी लॉन्ड्रिंग और डॉलर का जो स्टोरेज है उसको कंट्रोल करना, लोगों से निकलवाना, जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको कैसे करना है। ठीक है, जो आपके सामने निगरान हुकूमत है वो सबको पता है कि निगरान हुकूमत कितनी विजनरी है और उसके अंदर कितने विजन वाले लोग बैठे हैं। और सबसे पहले उसको कंट्रोल किया गया स्मगलिंग को, उसके बाद डॉलर की जानब तवज्जो दी गई। जब पहले मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब जब वज़ीर ख़जाना रहे हैं, बच्चे को पता था कि कौन कौन से बैंक और कौन कौन से मनी चेंजर इस डॉलर की इस हीरा अंदोजी में और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। उनको एंड पे आकर नोटिस ज़रूर दिए गए, लेकिन उन नोटिस का क्या होगा किसी को नहीं पता। अब जब अमली तौर पे डॉलर को कंट्रोल किया गया तो नज़र आ रहा है कि 276 रुपये पर डॉलर आया,
कितने से 330 रुपए से, ठीक है, नजर आया ये पूरी कौम को। और फिर पेट्रोल पड़ेगा ना आज़ाद इसी साहब, तरह जिनको पेट्रोल वोट भी दिए जाते हैं फिर वो क्या करते हैं, इसी तरह पेट्रोल भी नीचे आया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर अच्छा कर रहे हैं ये तो आपको अफसोस क्यों हो रहा है? अफसोस तो उन पे होना चाहिए जिनको ये सिलेक्ट करके सामने लेकर अफसोस आते तो उन पे होना चाहिए हैं जिनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, उल्टा इस कौम को अजाब में मुब्तला करके छोड़ के गए। लेकिन आज भी अगर डॉलर नीचे आ रहा है, हमारा पेट्रोल, अब देखिए ये बहुत बड़ा एक स्टेप था 40 रुपए पेट्रोल की कीमतों में कमी करना। उसके देखें कई वजूहात भी हैं। एक तो आलमी मंडी के अंदर आप देखें पेट्रोल की कीमतें बहुत नीचे आई। अभी हालिया जो जंग शुरू हुई है, जो फलस्तीन के ऊपर जुल्म सितम शुरू किया इसराइल में, उसकी वजह से फिर $6 बढ़ा है उस इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में अगर 40 रुपए नीचे आया, ये एक अच्छा स्टेप है। ये 40 रुपये अब आया, 9 रुपये पिछले 15 दिन पहले आया था ये देखिए। लेकिन असल बात यह है कि इसके समरात अभी भी अवाम तक नहीं आ रहे, ठीक, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ता है, जब डॉलर बढ़ता है, हर चीज़ महंगी हो जाती, किराए बढ़ जाते हैं। लेकिन जब नीचे आता है तो लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंचती। लेकिन इसी हुकूमत ने इसके साथ साथ एक बमशेल भी मारा है, कौम के सर पे आज ही बम मारा है। गैस की कीमतें 100% बढ़ा दी गई हैं। एक तरफ से अगर फायदा पहुंच रहा है कौम को, तो दूसरी तरफ से कौम अजाब में मुब्तला हो जाती है। पहले बिजली की कीमतें वो नहीं समझ आ रही, बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे। आगे सर्दियां आ रही हैं, गैस की ज्यादा जरूरत है और आप देखें गैस की कीमतें 100% वो बढ़ाने का ऐलान कर दिया जा रहा है। मज़हर बिलाल साहब, स्टेप बहुत अच्छा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया है, लेकिन एक आम आदमी तक अब ये रिलीफ कैसे पहुंचेगा? क्योंकि दरमियान में तो बहुत सारी हर्डल्स हैं, माफियाज आ जाते हैं। क्या आप सारे काम हमारे चीफ ने ही करने हैं, कुछ काम इस निगरान सेटअप ने नहीं करने अगर वो विजिट्स करने से फारिग हो गए हो तो? अच्छा, एक तस्करा किया आदम चौधरी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कि हमारे पुराने दोस्त अयूब खान के दौर का हवाला देते हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात करते हैं, के दौर का हवाला देते हैं, कुछ दोस्त परवेज़ मुशर्रफ के दौर का हवाला देते हैं। अच्छा, अगर आप उनको ऑब्ज़र्व करें इन सारे अदवार को, जमहूरी और गैर जमहूरी अदवार को, तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि जब तक कोई भी फौजी हुक्मरान सिर्फ डिक्टेटर रहता है उस वक़्त तक हालात बहुत अच्छे रहते हैं, बड़े ज़बरदस्त रहते हैं और कानून की हुक्मरानी भी आपको नज़र आती है मुआशरे में जी। लेकिन जो ही वो डिक्टेटर जमहूरियत पसंद बनने की कोशिश करता है या जमहूरियत का लिबादा पहनता है तो उसके बाद बेड़ा गर्क हो जाता है। इसी तरह जो हमारे नाम नहाद जमहूरी हुक्मरान आते हैं, जब तक तो वो जमहूरियत का राग लापते हैं, ओके, ठीक, लेकिन जब आमर बनने की कोशिश करते हैं, डिक्टेटर बनने की, तो फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में जितने डिक्टेटर आए उन्होंने खुद को जमहूरी साबित करने की कोशिश की, तो जमहूरियों ने क्या खुद को साबित करने की कोशिश की? जो जमहूरी आए वो डिक्टेटर बन गए। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे इस सिस्टम में रहा है। सही। अब आ जाइए कि लोगों को सम्राट, देखिए आर्मी चीफ ने बहुत अच्छा काम किया है, ओके, सराहना चाहिए, कोई भी अच्छा काम करे उसको सराहा जाना चाहिए। लेकिन ये जो नीचे सम्राट है ये नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचेंगे। मैं किस बेस पे कह रहा हूँ नहीं पहुंचेंगे? पाकिस्तान में देखिए एक आदत है लोगों की कि ये पानी का गिलास 20 रुपए का हो गया तो उसके बाद ये 18 का नहीं होगा, ये 20 का रहेगा। पेट्रोलियम सेक्टर में चूंकि हुकूमत इन्वॉल्व है, तो इस हवाले से निगरान हुकूमत कोई सेटअप बनाए ना, इस माफिया को कंट्रोल करे ना, करना तो चाहिए। अब ये काम भी हम देखिए एक ज़माने में प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती थी, वो चेक करते थे, वो लोग पता नहीं किधर गए या वो करप्शन का हिस्सा बन गए। तो करप्शन का जो हिस्सा बन जाता ना, हमारा सिस्टम करप्शन बेस्ड है, इसलिए चीज़ों की कीमतें कम नहीं होती, नीचे नहीं आपको नज़र आती। आपको पेट्रोलियम की कीमतें नीचे आ गई नज़र, लेकिन अगर इसका भी हिसाब किया जाए तो देखिए जो पीटीआई गवर्नमेंट गई तो 150 रुपए का लीटर था, पहले आप उसकी बराबरी तक तो आए, फिर उसके बाद सस्ते की बात। वैसे डेडलाइन दे दी हुई है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने 48 आवर्स की कि अगर चीज़ों की कीमतें कम ना की गई तो क्रैकडाउन आपके खिलाफ हो सकता है। देखिए अल्लाह करे वो जानबदारी से फारग हो जाए, अल्लाह करे उन्हें रोड्स की ओपनिंग सेरेमनी से फुर्सत मिले तो आगे बढ़ें। अच्छा आजम साहब, वी आर एक्सपेक्टिंग कि नवाज शरीफ आएंगे और उनके पास एक कोई बड़ा अच्छा मुआशी एजेंडा है जिसके तहत मईशत ठीक हो सकती है, ये उनके भाई फरमा रहे हैं, पार्टी ज़राए भी कह रहे हैं।
उनके आने से पहले पेट्रोल की कीमत में कमी, हम तो समझ रहे थे कि मियाँ साहब का त्यारा जैसे ही लैंड करेगा पाकिस्तान में हर तरफ खुशहाली होगी, ग्रीनरी नजर आएगी, लाइट्स होंगी और न जाने पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ये उनके आने से पहले क्यों कर दिया उन्होंने? बल्ले बल्ले सच में मैं सवाल पूछ रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के आज कुछ लोगों को मैंने सुना वो बात कर रहे हैं कि ये पेट्रोल की कमी को मियां नवाज शरीफ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो बेचारे आए नहीं। क्या वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त निगरान हुकूमत है ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तसलसल है? ये मुस्लिम लीग नून के लोग, उनका कहना है कि मियां साहब की वजह से। काकड़ साहब ने कहा वैसे माफ करना, जिस तरह दी तकरीरें कर रहे हैं उदे तो यही साबित होता। अच्छा जी, मियां नवाज शरीफ ने वो उनका ख्याल है कि कुछ 25 से 30 अरब डॉलर वो पाकिस्तान लेके आएंगे और कोई मुआशी एजेंडा है जिसको यहाँ पे चलाया जाएगा और मुल्क खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ उनके भाई की हुकूमत थी उस वक़्त मुल्क के मुआशी हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे थे और मुल्क बिल्कुल इन्हतात की तरफ जा रहा था। तो वो अपने तलक़ात उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किए? अगर उनके पास कोई ऐसे मुआशी एजेंडे थे वो उस वक़्त पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आए? क्यों इसहाक डार और ये सारी पॉलिसीज़ के ज़रिए, डॉलर का भी जो आपके सामने है, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से डॉलर ने जो डिज़ास्टर किया यहाँ पे, मुल्क की मईशत का जो बुरा हाल था, क्या उस वक़्त मियाँ साहब वो नहीं करना चाह रहे थे जी? अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन इस मज़हर साहब बार बार बात करते हैं, क्या मियाँ साहब आ रहे? मियाँ साहब दुबई आएंगे, दुबई आके कल या परसों 17 या 18 को आ रहे हैं भाई, मियाँ साहब वहाँ पे हो गया है, फाइनल करेंगे कि पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि आगे उसके कानूनी रुकावटें भी हैं। क्यों आपने किसी डॉक्टर से रब्ता तो नहीं कर लिया? ठीक है, कानूनी रुकावटें जो है पहले उसको भी अबूर करना पड़ेगा। आप एक चीज ज़हन में रखें, मियाँ साहब सजा याफ्ता भी हैं, मियाँ साहब मफरूर भी हैं, ये दोनों अदालती मामलात हैं और कानून ये कहता है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे वो सरेंडर करेंगे अपने आप को और अदालत के सामने पेश होंगे। और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वो आएंगे, जहाज से उतरेंगे तो वो मीनार पाकिस्तान जलसा करने के लिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कानून की जो एक अमल दखल है वो ख़त्म हो गया मियाँ साहब की आमद के सिलसिले में। अगर तो मियाँ साहब ने सीधे आके जलसा करना है तो फिर भी बहुत सारे सवाल जन्म लेंगे। अच्छे खासे उनकी तैयारियां चल रही हैं। इस मुल्क के अंदर हमारे अदालती सिस्टम के ऊपर, हमारे वैसे पूरे निज़ाम के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। अगर आपने इसी तरह एक इश्तिहारी और एक सजा याफ्ता को आपने ला के उनसे सियासी सरगर्मियां करवानी है तो जाहिर है सवालात मजीद जन्म लेंगे। आपको अगर तो कानूनी तकाजे पूरे करते हैं, कोई अदालत से बेल लेते हैं, प्रोटेक्टिव बेल लेके आते हैं, चले फिर तो बात समझ आती है। अगर बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए वो यहाँ पे इस तरह आएंगे तो फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो नजर आ रही है, कौन सी लेवल प्लेइंग होगी। अच्छा मजहर साहब, जैसे केसेस की बात की जा रही है तो नवाज शरीफ साहब का स्टेटस जो है वो सबके सामने है, सजा याफ्ता मुजरिम है वो। इस वक्त उन्होंने जो केसेस को सामना करना है, जाना है। फिर शुएब शाहीन साहब ने ये कहा है कि जो इश्तिहारी मुलजिम के लिए भी गैर मामूली हालात में जो है प्रोटेक्शन बेल मिलती है, लेकिन जो सजा याफ्ता लोग होते हैं उन्हें इस तरह की प्रोटेक्शन बेल नहीं मिलती है। यहाँ ज़िली इंतज़ामिया ने इजाज़त भी दे दी हुई है कि आप जलसा कर सकते हैं। अवामी लीडर हैं, अवाम के कायद हैं, अब इतना राइट भी आप उन्हें नहीं देंगे कि वो आते साथ अपने लोगों से इंटरेक्शन तो करें? इतनी तैयारी कर रहे हैं वर्कर्स उनके। अवामी लीडर जरूर हैं लेकिन सजा याफ्ता है। गुजारिश है उसके बाद वो क्या नहीं फेस कर सकते? एक मीटिंग हुई है जी, मुस्लिम लीग की एक मीटिंग हुई है, उसमें ये कहा गया है कि एक सॉफ्ट गिरफ्तारी होगी जी और मीनारे पाकिस्तान जाने की जहमत से बचाया जाएगा। ये सॉफ्ट गिरफ्तारी क्या होती है वैसे? ये नई टर्म सुन रहे हैं। एक जरा तशद्दुद गिरफ्तारी होती है ना, तो ये जरा सॉफ्ट है, चाहे काफ़ी पिला के वो बस मियाँ साहब 2 दिन तुहानू 3-4 दिन हफ्ता ज़्यादा रखेंगे। फिर तो जो मीनारे पाकिस्तान में इतना उन्होंने वो जो मीनारे पाकिस्तान, यही तो बहस हुई है ना उस मीटिंग में। देखिए उन्होंने कहा कि देखिए अगर हमने मीनारे पाकिस्तान जाने का रिस्क लिया तो हम बेनकाब हो जाएंगे कि पॉपुलर नहीं है। सॉफ्ट गिरफ्तारी करें और उसके बाद चेयरमैन पीटीआई वाला बयानिया अपना ले। थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी, अब इतना भी जुल्म नहीं है, उनके भी वर्कर्स हैं, क्या हो गया? थोड़ा उनको भी आप दे दें। पहली तो बात है कि वो आएंगे तो फिर है ना, मैं तो फिर उसी बात पे कायम हूँ। आएंगे वो, उनकी पार्टी ज़राए ने कंफर्म कर दिया, पार्टी ज़राए ने किया ना, चले हमें भी हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे होंगे कि वो अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं किया आने का। अभी तक तो उनको
वो जिनसे डॉलरों की आस उम्मीद है उनसे मुलाकातें नहीं हो रही। अच्छा, हाँ, तो मुलाकातें होंगी तो डॉलर आएंगे ना। वो पैसे वाला बंदा नहीं लपटने दे, पैसे कितों आ जाएंगे। डार साहब मौजूद हैं तो फिर डॉलर के इंतजार में। डार साहब ने तो मईशत का सत्यानाश किया है। इसाक डार पाकिस्तानी मईशत का वो मुजरम है जिसको मेरे ख्याल में माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए कभी भी। और नवाज शरीफ की जेब में वही एक हीरा है, ठीक, बकौल उनके, मेरे बकौल नहीं, मैंने तो कह दिया है कि वो मईशत का खिलवाड़ उसने किया। अच्छा। लेकिन नवाज शरीफ के बकौल मईशत का हीरा वही है। वो मीनारे पाकिस्तान वाला जलसा आप भूल जाए। वो पार्टी खुद कह रही है कि जलसा नहीं करेंगे भाई। ऐसे ना बोले मजहर साहब, भाई आपने वो पहले कहते भी हैं देखे। एयरपोर्ट से छोटी मैं समझती हूँ आपकी हमदर्दियां कहाँ हैं, उनको भी थोड़ा सी माइलेज दीजिए। एक अच्छी सियासी पार्टी है, क्या हो गया आपको? तो जलसा कर ले, किसने रोका? इंतजामिया साथ, अदलिया साथ, सारा सहाफी साथ, वो ये सब कुछ तो साथ है, तो करें जलसा। तो फायजा भी साथ है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ भैया, वो कैटरिंग वालों का मसला है तो वो भी साथ ही है। अवामी लीडर है, क्या हो गया आप लोगों को? ये उनका राइट बनता है, मियाँ साहब आएंगे नहीं आएंगे ये फैसला मुमकिन तौर के ऊपर मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन पार्टी ज़राए ने अब तक ये कंफर्म किया है कि दुबई आने के बाद मियाँ साहब वतन जल्द वापस आ जाएंगे। अब साहब वतन वापस आते हैं तो क्या वो सीधा अपने मुल्क की अदलिया को फोकियत देते हुए अदालतों का रुख करेंगे या कहीं और जाएंगे, जलसा करेंगे? उनके लिए हालात कैसे रहेंगे? उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि वाकई में लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है या नहीं। स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक फ़लस्तीन में जारी जंग जो है उसके हवाले से कोई ख़त्मी फ़ैसला नहीं हो सका। दुनिया के वो तमाम तर नाम निहाद ममालिक जो इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करते हुए नज़र आते हैं, जिसका चैम्पियन हमें अमेरिका नज़र आता है, बरतानिया नज़र आता है, सांप सूंघ जाता है इन लोगों को। क्या गज़ा में रहने वाले लोग इंसान कहलाने का दर्जा अपने पास नहीं रखते? क्या यहाँ पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों को ये नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पर किस तरह से इंसानी हकूक़ की वायलेशन की जा रही है? जंग बंदी के मामले की तरफ बढ़ने की बजाय उन पर मज़ीद अटैक्स किए जा रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स बंद कर दिए गए हैं। इतलात के मुताबिक अब सिर्फ और सिर्फ 3 हॉस्पिटल्स ऑपरेशनल हैं वहाँ पर। अगर बात करते हैं हम इसराइल के हवाले से, तो फिर इसराइल जो दुनिया के सामने बरमला इस बात को कहते हुए नजर आता था कि मेरा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जिसे कोई बीट नहीं कर सकता, तो फिर माजरत के साथ ये बात कहनी पड़ेगी कि 120 किलोमीटर के फासले पर आपकी सरहद के करीब, आपकी नाक के नीचे हमास अपनी जंगी मशकों की तैयारी कर रहा था, जो आपको नजर नहीं आया। आप सरप्राइज हो चुके हैं कि अंडरग्राउंड उन्होंने इतना कुछ अपने पास कैसे रखा है। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने अगर हमायत की तो हिजबुल्लाह के भी कैंप्स को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की है। फिजाई ऑपरेशन चल रहा है, उसी के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन के हवाले से भी बात की जा रही है। और अगर ज़मीनी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो ईरान ने भी कहा है कि हम इसमें मुदाखलत करेंगे। यहाँ तो एक जानिब हमें ये दुनिया की पिक्चर दिखाई जा रही है कि हम ये जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन इस पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि बैन हो चुका हुआ है। और अगर अमेरिका के हवाले से बात की जाए तो अमेरिका यहाँ पर हमें खामोश नज़र आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में जितना असलहा या जितना बारूद अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल किया था, वो कुछ दिनों में इस्तेमाल किया है इसराइल ने। और इसराइल का सिलसिला यहीं पर नहीं रुक जाता, वो मजीद ऑपरेशन करने की बात भी करता है। और इस ऑपरेशन के हवाले से आलमी दुनिया की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जब अमरीकी वजीर खारजा मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें घंटों इंतजार का सामना करना पड़ता है। और जब मुलाकात होती है तो पहली बात ही यही की जाती है कि गजा के अंदर होने वाले जुल्म का सिलसिला रोका जाए। बात अगर की जाती है हिरोशिमा की, नागासाकी की, होलोकास्ट की, तो आपको अपने मजालिम ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन आपको उन बच्चों की आंखों का दर्द नज़र नहीं आता जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं। आपको वो लोग नज़र नहीं आते जो इस वक्त निहत्ते हैं और आपकी मदद के मुंतज़िर हैं, जिनकी फूड सप्लाई को आपने बंद कर दिया है। उनके ऊपर होने वाले मुजालिम आपको नज़र नहीं आ रहे। आज़म चौधरी साहब, डिटेल्स इतनी लंबी हैं कि अगर हम इस डिटेल की तरफ बढ़ते हैं तो दिल खून के आंसू रोना शुरू हो जाता है कि आज इतने दिन गुजर चुके हैं, इंसानी हकूक़ की वो तमाम तंजीमें शायद गुम हो चुकी हैं, नज़र नहीं आ रही, सफ़ाए हस्ती से कहीं और मुंतकिल हो चुकी हुई हैं। जो गज़ा में बच्चों के साथ हो रहा है, जो औरतों के साथ किया जा रहा है, जो उन लोगों के साथ किया जा रहा है, इस हवाले से अब तक क्यों नहीं कोई स्टेप लिया गया? देखिए फ़ायज़ा,
इसराइल की जानिब से जो इस वक्त जुल्म वहाँ पे ढाया जा रहा है फ़लस्तीनी बच्चों, ख़वातीन और लोगों के ऊपर, वो जंगी जराइम की एक लंबी फहरिस्त है, जिसके अंदर उन्होंने गैर कानूनी जो कि बैंड वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए, जिस तरह फास्फोरस बमों का आपने जिक्र किया। बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, हस्पतालों को बनाया जा रहा है, खुराक रोक दी गई है, तमाम इमदादी सरगर्मियाँ रोक दी गई हैं। देखिए इतने बड़े उनके मजालम की वो लिस्ट है जो दुनिया को, जो इस वक्त फ़लस्तीन के साथ जिनको खड़े होना चाहिए था, उस दुनिया को नज़र नहीं आ रही। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप देखें कि जो फ़लस्तीन के मुखालफ जो ममालक हैं, जो इसराइल की हमायत में खड़े हैं, वो खुल के बरमला इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। जो 25-26 ममालक की सपोर्ट सामने आई है, जिनको सपोर्ट करनी चाहिए फ़लस्तीन के लोगों की, मजलूमों की, उनकी जानिब से खामोशी है। और ये खामोशी मैं समझता हूँ कि बड़ा वहाँ के जो शहादतें हो रही हैं, बच्चों पे जुल्म हो रहा है, ये उनके साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब देखें जो रिकॉर्ड के मुताबिक 2700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जिनकी वहाँ पे निशानदेही हुई है, जिनकी बॉडीज़ मिली हैं, वो शहीद हो चुके हैं। 10,000 के करीब ज़ख्मी हैं। सो मच सो 11 सहाफ़ी वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए वो वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। लेकिन दुनिया को ये नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए सारी दुनिया किसके पीछे है? अमेरिका के पीछे। एक मुल्क के मुफाद के पीछे वो सारी दुनिया खड़ी है, और एक मुल्क के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए वो इस्लामी ममालिक या वो दीगर ममालिक जिनको फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अब इसराइल का और अमेरिका का क्या गठजोड़ है? अमेरिका क्यों उसके पीछे खड़ा होता है? आज से 40 साल पहले अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा अलेक्जेंडर हेज, उन्होंने कहा था कि इसराइल अमेरिका का एक ऐसा तैयारा है, जंगी तैयारा है, जिसके अंदर एक भी अमेरिकी फ़ौजी नहीं है, लेकिन लड़ाई वो अमेरिका के लिए लड़ता है। अमेरिका की लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ता है? एक तो खित्ते में आप देखें जहाँ पे इसराइल को बसाया गया, उसके इर्द गिर्द तमाम इस्लामी ममालिक हैं। इसराइल को इस्तेमाल करके लबनान, उर्दन, यहाँ पे जो इस्लामी तहरीकें थी, उनको वहाँ पे तबाह बर्बाद करवाया गया इसराइल के ज़रिए। दूसरा, गल्फ़ के अंदर जो इस वक्त पेट्रोल है वहाँ पे मशरक़ वस्ता के अंदर, वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा मुफाद उससे वाबस्ता है। तो उसके साथ साथ जो ईरान का असर और रसूख, उसको ज़ायल करने के लिए उसको इसराइल की ज़रूरत है। देखिए इस किस्म के जो मुफादात हैं अमेरिका के, वो अपने मुफादात की खातर अमेरिका ने आधी दुनिया के ममालिक अपने साथ खड़े कर लिए हैं। लेकिन जो मुसलमान ममालिक हैं जिनके दरमियान में इसराइल घिरा हुआ है, सबसे पहले उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो इसराइल के साथ फ़लस्तीन के साथ खड़े होते, मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ देते। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें जिस तरह साथ देना चाहिए, हम भी उस तरह साथ नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारी तो स्टेट पॉलिसी पहले दिन से ये रही है कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं, जिस तरह हम कश्मीरियों के साथ हैं, इसी तरह फ़लस्तीनियों के साथ हैं। और उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा पाकिस्तान, जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलेगा और वहाँ पे जुल्म सितम बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन आज की जंग के अंदर हमने उस तरह, जिस तरह हमारा स्टैंड होना चाहिए था, वो नहीं है। आप फ़लस्तीनियों की जो वीडियोज़ आ रही हैं, आप उन पर ज़रा गौर करें। उनमें 90% वीडियोज़ ये है कि वो पाकिस्तान से तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठे हैं, और बार बार वो पाकिस्तान को इस चीज़ की याद दहानी करवा रहे हैं कि हमारे साथ खड़े हो, हमारा साथ दें। मज़हर साहब, मौला अली का फरमान है, जब कभी कहीं किसी पर जुल्म हो रहा हो तो मजलूम का साथ दो, ये उनका फरमान है। आज हमने देखा कि जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ पे जब मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, एक तो मोहम्मद बिन सलमान ने घंटों इंतज़ार करवाया, और उसके बाद उन्होंने गज़ा में है जंग बंदी की बात की है, और ज़मीनी ऑपरेशन वहाँ से वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और वो जिस तरह से बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो ये सिलसिला कैसे रुकेगा? और इसमें मज़ीद और तो कोई नुकसान बर्दाश्त करने के अब बराबर मतलब कोई भी नहीं है इसमें। फ़ायदा 2-3 बातें हैं। एक तो गुजारिश ये है कि जंग रुक जाएगी। हमेशा कहा जाता है, अब तक जितना भी इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जब भी तनाज़ा हुआ, इसराइल ने जब भी जुल्म ढाए, जब भी बमबारी की या मौत तकसीम की, तो हमेशा ये हुआ कि जी जंग बंदी हो गई है। जंग बंदी हल नहीं है। मुस्तकिल हल वही है कि आप फ़लस्तीनियों को उनका वतन दें, उनके राइट्स दें। और ये जो लोग खड़े हो गए हैं जी, ये जो 26 ममालिक की तरफ इशारा किया चौधरी साहब ने, यही ममालिक इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं, यही ममालिक इंसानी हकूक़ के गीत गाते हैं। इंसानी हकूक़ किधर गए? वो मरीख पे जा बसे या प्लूटो पे जा बसे, हमें तो नहीं पता किधर जा बसे। इस्लामी दुनिया की तरफ से जो खामोशी है वो एक मुजरमाना फेल है।
मुसलमानों को हुक्म यही है कि आप मजलूम का साथ दें, मजलूम की मदद करें, और तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। अगर किसी हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। मुझे बताइए कि हमारे बहन भाइयों पर सितम हो रहा है, क्या इस्लामी दुनिया इस वक्त वो सितम महसूस कर रही है, वो कर्ब महसूस कर रही है? मैं मुसलमान अवाम की बात नहीं कर रहा, मुसलमान हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, जिनको बिजनेस बहुत अजीज है, जिन्होंने गुलामी के तौक पहने हुए हैं। क्या वो ये जो इर्द गिर्द अरब ममालिक है इसराइल के, उन्हें शर्म नहीं आती? वो दरवाजे नहीं अपने खोल सकते, वो खुराक नहीं मुहैया कर सकते, वो पानी नहीं दे सकते। वो वैसे भी अपनी इतनी ज़मीन है मिस्र के पास, शाम के पास, उर्दन के पास, लबनान के पास, वो दे ना। सऊदी अरब के पास, सऊदी की सरहद भी मिलती है, सऊदी अरब के पास इतनी ज़मीन है, दे ना जी कि आप आके बस जाएं हमारे खिते में। ये पहले इन मुल्कों ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया। आप ज़रा ये जो 67 में जंग हुई थी उसका क्या नतीजा निकला? 48 में जो हुई थी, 48 वाली में ये नतीजा निकला कि फ़लस्तीन की ज़मीनों पे और लोगों ने कब्जा कर लिया, इन्हीं अरब मुल्कों ने। अच्छा, ये अटैक अगर जब रशिया ने यूक्रेन पे किया था तो तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमें जागी थी, उन्होंने उस वक्त इंसानी हकूक़ भी याद आ रहे थे। ये इंसानी हकूक़ सारा फ्रॉड है, मैं हमेशा इसको फ्रॉड कहता हूँ। मैं यूनाइटेड नेशन को भी ये कहता हूँ कि ये एक ऐसी तंजीम है जो बदमाशों को की पुष्टपनाही करती है, जो मजलूम को कभी इंसाफ नहीं देती। अगर वो मजलूम को इंसाफ दे रही होती तो आज तक कश्मीर को इंसाफ मिल जाता, फ़लस्तीन को इंसाफ मिल जाता, और बर्मा में मुसलमानों की ये हालत ना होती, जहां उनका मतलब होता है अपनी रियासत बनाने। ईस्ट तिमोर देखे रातों रात खड़ी कर दी, साउथ सुडान किस तरह खड़ा कर दिया। तो ये जो तंजीम है ये है, ये एक तरह से डिसबैलेंस है। डिसबैलेंस कैसे है कि ये क्या हुआ कि आपने 5 ममालिक को जो उस वक्त जगह थे, बदमाश थे, उनको आपने वीटो पावर दे दी है। और ये जो डेढ़ से पौने 2 अरब मुसलमान है, 58 रियासतें मुसलमानों की, किसी के पास वीटो पावर नहीं है। एक तरफ से अमेरिका असला भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ में वो ये कह रहे हैं कि गज़ा का मुहासरा करना जो है वो एक इंतहाई गलत स्टेप है। और सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं, आप कहीं फ़लस्तीन की बात नहीं कर सकते, आपके अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं। क्या हो रहा है? इतना दोहरा मेयार किस लिए है? सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप मगर भी दुनिया के अंदर देखें, वहाँ पे जिन मुसलमान जर्नलिस्टों ने इस पे बात किया उनको ऑफर कर दिया गया। तो बरतानिया के अंदर 2 सहाफियों को ऑफर किया गया, अमेरिका में 5 जिन्होंने फ़लस्तीन के हक में बात की। अब बात यह है कि आप इंसानी हकूक़ की बात कर रही हैं, ये तमाम ममालिक, ये तमाम तंजीमें बड़ी शद्दोमत से इस वक्त एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं जो अपना हक मांग रहे हैं उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और इसको बड़ी मजबूत इस बयानिया को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और इसराइल को मजलूम उसमें साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम ममालिक और मगरबी मीडिया मिलके। देखिए ये उल्टी गंगा बह रही है, जिन लोगों को जिन पे जुल्म हो रहा है आप उन्हीं को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें इन ममालिक का दोहरा म्यार बार बार हमने देखा, हमने कश्मीर के इशू पे भी देखा। जब भी आप कौमी सलामती इजलास में जाते हैं, वहाँ पे कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, कोई आपके साथ खड़ा नज़र नहीं आता। जब आप फ़लस्तीन के मुसलमानों के जुल्म की बात करते हैं, कोई भी उनके हक़ में ये बात नहीं करते। जबकि इनके अपने ममालिक में एक मच्छर भी मर जाए तो इनको इंसानी हकूक़ याद आ जाते हैं। इनके जहाँ पे मुफादात वबस्ता हैं जिन ममालिक के अंदर, वहाँ पे इंसानी हकूक़ इनको याद आ जाते हैं। देखें ये दोहरा म्यार की वजह से आज दुनिया इस हाल को पहुंची है। आप ये होलोकॉस्ट का नाम नहीं ले सकते इनके ममालिक में। ऐसे यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई थी उसके अंदर देखें तमाम ममालिक तमाम उसके हकायक को पसे पुष्ट डालते हुए यूक्रेन के साथ खड़े हो गए थे। जबकि अभी सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि पिछले 70-75 साल से ये कौम फ़लस्तीन की जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही है और बच्चे बच्चे को वहाँ पे पता है कि किस कदर वहाँ पे आप देखें ना जो वीडियोस आ रही हैं वो देखी नहीं जा पा रही। बच्चों के ऊपर जो सितम हो रहा है, अस्पतालों के ऊपर मिसाइल मारे जा रहे हैं, जो पूरे गजा की पट्टी है उसका मुहासरा किया गया है कि वहाँ से खुराक भी अंदर ना जाए, अंदर पानी बंद कर दिया गया है, पानी और बिजली बंद है। तो ये इससे साबित होता है कि उन्हें इंसानी हकूक़ से गर्ज नहीं है। इन ममालिक को सिर्फ अपने मुफादात से गर्ज है और सबसे बड़ा मुफाद अमेरिका का वाबस्ता है। और वो 2 मुफादात जो मैंने पहले अर्ज किया है, एक उसका मुआशी मुफाद है वहाँ पे, दूसरा उसका अस्करी मुफाद है जो इसराइल के साथ उसका अटैच है और वो अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि इस्लामी ममालिक
जिनको इन अपने मुफादात का खुद उनको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, वो अमेरिका के सामने सर झुकाए खड़े हैं, वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। अगर हम आज इंटरनेशनल मीडिया लगाकर देखते हैं तो मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें ना जानवरों की डॉक्यूमेंट्रीज चलती हुई नज़र आती हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनका पानी, जिनकी खुराक आप लोगों ने बंद कर दी है, जिनके माँ बाप हमें उनके साथ नहीं हैं, उनके ऊपर ढाए जाने वाले मुजालिम आप लोगों को नज़र नहीं आते क्या वो लोग जो आज खुराक से महरूम हैं, पानी से महरूम हैं? मेरे लिए क्लोजिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें क्या उन लोगों को नहीं सुन पा रही, उन लोगों को नहीं देख पा रही हैं? अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।